कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज का मुद्दा झूठ बोलने की कला को समर्पित है। जी हाँ, जिसके युग पुरुष, देवताओं के भी देवता, कलयुगी अवतारी महापुरुष अपने मोदी सर हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ यूं है कि कुमाऊं मंडल के चंपावत जिले में प्रख्यात पूर्णागिरि मंदिर से 1 किमी की दूरी पर है झूठे का मंदिर। जी हाँ, मंदिर के अनोखे नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। किंवदंती के अनुसार एक दफा पीलीभीत उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े सेठ ने मां पूर्णागिरि के धाम आकर मन्नत मांगी। उसने देवी से एक पुत्र रत्न का वरदान मांगा और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद एक सोने का घंटा भेंट चढ़ाने का संकल्प लिया। मां पूर्णागिरि की अनुकंपा से उस सेठ की मन्नतें पूरी हुई। जल्दी ही उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन जब संकल्प पूरा करने की बारी आई तो उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा कि सोने का घंटा चढ़ाना तो बहुत खर्चीला होगा, क्यों ना तांबे के घंटे को भेंट कर कर ही काम चला लिया जाए। उसने मनौती का संकल्प पूरा करने के लिए एक तांबे का घंटा बनवाया और उसमें सोने का पानी चढ़वा दिया। तांबे का घंटा लेकर वो उसे मंदिर को समर्पित करने के लिए अपने मजदूरों संग चल पड़ा। रास्ता लंबा था तो उसने आराम करने की गरज से दुनियास पहुंचकर घंटा जमीन पर रख दिया। जैसे ही वो लेटा तो थके होने की वजह से उसे झपकी आ गई। तरोताजा होकर उठा और पुनः चलने को उतारू हुआ। जब उसने घंटा उठाने की कोशिश की तो वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। उसने बहुत कोशिश की, उसके साथ मजदूरों ने भी उसे उठाने का काफी प्रयास किया, लेकिन घंटा टस से मस नहीं हुआ। सेठ ने इसे घंटे को देवी द्वारा अस्वीकार किया जाना समझा और घंटा उसी जगह पर छोड़कर वापस चला गया। बताते हैं कि तभी से घंटा इसी जगह पर पड़ा है। सोने के घंटे के नाम पर उसकी जगह तांबे का घंटा होने की वजह से इस स्थान पर बनाए गए मंदिर का नाम झूठे का मंदिर पड़ गया। इस मंदिर में किसी भी तरह की देव मूर्ति नहीं लगाई गई है, ना ही यहाँ किसी तरह का पूजा पाठ ही किया जाता है। दरअसल अपने वाले मोदी सर भी कुछ इसी तरह कमाल के हैं। उनसे कोई पूछे रोजगार, महंगाई की बात तो वो बताएंगे 2047 में देश क्या से क्या हो जाएगा, या फिर वो पंडित नेहरू की बातें बताने लगेंगे। वैसे मोदी सर हैं विश्व के सबसे बड़े वाले। अब ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो महज 2-3 घंटे ही सोते हैं, बकिया टाइम वो सोचते हैं देश के लिए। शायद इसका भी कुछ असर उन पर हो। 2014 और 2019 तक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाले 140 करोड़ देशवासियों को मेरे परिवारीजन कहने वाले मोदी सर चुनाव आचार संहिता के बीच चुनावी जनसभा में खुलेआम झूठ और बाकायदा नफरती बयान देते हुए देश के नागरिकों को आपस में लड़ाने का काम बड़ी चालाकी से कर जाते हैं, जिसकी शिकायत आज चुनाव आयोग से कांग्रेस ने की है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सर ने कल राजस्थान में कई झूठ बोले। अब अपने मोदी सर ने रविवार को राजस्थान की एक रैली को संबोधित किया था। इस रैली में दिए अपने संबोधन में मोदी सर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने एक बयान का जिक्र कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था, जिसमें मंगलसूत्र से लेकर बहुत कुछ उन्होंने बात कही थी। इसी को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव के मतदान का दूसरा दौर शुरू होने से पहले एक बात और साफ हो चली है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार एनडीए के 400 पार का नारा शायद ही जमीन पर उतर सके। शायद इसीलिए अब मोदी सर मंगलसूत्र और पता नहीं क्या क्या गाने गाने लगे हैं। टेप रिकॉर्डर उनका ऑन हो चुका है। मतदान के अन्य चरण आने के साथ ही जमीनी हकीकत और सामने आने लगेगी।
वास्तव में जमीन पर ऐसी राजनीतिक हालात नहीं दिख रहे जैसे फरवरी के पहले हफ्ते तक नजर आ रहे थे। हालांकि अभी भी जमीन पर मोदी सर उतने कमजोर नजर नहीं आ रहे जितना विपक्ष, लेकिन ये जरूर है कि 2019 जैसे हालात अब बिल्कुल भी नहीं हैं, जब साफ तौर पर मोदी सर की अगुवाई वाली भाजपा के पक्ष में लहर चल रही थी। राम मंदिर बनने, कश्मीर से धारा 370 की वापसी और सीए लागू होने के बावजूद भाजपा को अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। सच्चाई ये भी है कि विपक्ष जमीन पर उतना कमजोर नहीं है जितना भाजपा उसे समझ रही थी, लेकिन विपक्षी नेताओं की कमजोरी यही है कि वह इस सच्चाई पर भरोसा नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि जमीन पर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद विपक्ष उसे लहर में नहीं बदल पा रहा। इसीलिए सारी बात के बावजूद फिलहाल ऐसे हालात नहीं नजर आ रहे कि भाजपा हार जाए, लेकिन विपक्ष अगर मतदान के अंतिम चरण के पहले तक मैदान में मजबूत मनोबल बनाए रखती है तो वह अभी भी बाकी चरणों में मोदी सरकार को तगड़ी टक्कर दे सकता है। मोदी सरकार भले ही भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेर रही हो, लेकिन ये आम मतदाता समझ चुका है कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ईडी सीबीआई की छापेमारी की जा रही है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने यही किया था और हालात कैसे बदले सबको पता है। आम लोग भी अब समझने लगे हैं कि ये कैसे संभव है कि सभी भ्रष्ट नेता सिर्फ विपक्ष में ही हों या फिर भाजपा में शामिल होकर वो दूध के धुले बन जाएं। भ्रष्टाचार का मोदी सरकार का नारा इसलिए उस तरह नहीं चल रहा जैसा 2014 या 2019 में चल रहा था। मतदाताओं को यह भी समझ में आ रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी सियासी कारणों से हो रहा है। भले ही कांग्रेस नेता अपनी पार्टी को मजबूत ना मान रहे हों, लेकिन कांग्रेस के नेता जिस तरह से ध्रुवीकरण और भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं, उन्हें मतदाता समझने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई ये भी है कि भाजपा को सबसे बड़ा फायदा अगर कोई मिल रहा है तो वह विपक्ष के कमजोर मनोबल का है। अपने मोदी सर के 400 पार नारे के बाद विपक्ष दबाव में है। विपक्ष में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक जैसे क्षेत्रीय छत्रप भी हैं जो अकेले अपने दम पर भाजपा को अपने राज्यों में बढ़ने से रोकते हैं। यह स्थिति अगर सामूहिकता में बदल जाए तो भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं। खुद कांग्रेस की यह स्थिति है कि कई बड़े नेता चुनाव लड़ने के रायबरेली और राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने का निर्णय नहीं ले पा रहे। ऐसी चीज़ों से ही भाजपा को मजबूती मिलती है। अगर कांग्रेस सहित विपक्ष के नेता एकजुट होकर जमकर लड़ते नजर आए तो आने वाले चरणों में भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव आचार संहिता के बीच अपने मोदी सर अब झूठे वादे भी करने लगे हैं, झूठी बातें भी बताने लगे हैं। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण से लेकर अंतिम चरण 7वें चरण तक मोदी सर और कौन से झूठ बोलते हैं और बतौर प्रधानमंत्री मुसलमान शब्द का यूज कर वो अपना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे को कौन से खड्डे में फेंक रहे हैं, ये राम लला ही जाने। धन्यवाद।